हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र स्वागत करता हूं आपका श्री अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, हमारा जो है इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है। इट मीन्स एंडोक्राइनोलॉजी चल रही है और पिछले लेक्चर तक हमने जो है पीयूसी ग्रंथि कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे आज जो है हमारा नया टॉपिक दूसरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, अर्थात थायराइड ग्लैंड। तो देखिए बात करते हैं थायराइड ग्लैंड पर। देखिए बच्चों, थायराइड ग्रंथि जो है इसकी जो खोज की थी, इट मीन्स इनके जो खोजकर्ता थे वो थे थॉमस वॉर्टन। ठीक है, इनके खोजकर्ता कौन थे? थॉमस वॉर्टन 1665। देखिए बच्चों, इसके और कुछ सामान्य प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी ग्रंथि है बच्चों, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की क्या है बच्चों? ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि पर, ठीक है, इस ग्रंथि पर सर्वाधिक क्या हुए बच्चों? शोध कार्य हुए हैं। इट मीन्स शोध कार्य जो है वो सर्वाधिक इसी ग्रंथि पर देखे गए हैं और इन शोध कार्यों से यह भी बताने का प्रयास किया गया कि ये जो हमारी ग्रंथि है इसके अंतर्गत रक्त परिवहन जो है, ठीक है, जो है कौन सा, क्या रक्त परिवहन जो है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो रक्त परिवहन जो है क्या होता है? इसके अंतर्गत सर्वाधिक रूप में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, इट मीन्स स्थिति क्या है, कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं बच्चों कि थायराइड ग्रंथि जो है वह कहाँ पर? हमारे गले अर्थात गर्दन के अंतर्गत या गर्दन पर पाई जाती है। और गर्दन में स्थिति कहाँ होती है वो आपको एक्चुअल कंडीशन बताते हैं कि जो यह ग्रंथि है वह हमारी गर्दन के अंतर्गत जो ट्रैकिया होता है बच्चों, ठीक है, जो ट्रैकिया होता है उसके आगे, ठीक है, ट्रैकिया के आगे फ्रंट में जो है ये पाई जाती है। ट्रैकिया के आगे वह जो कंठ होता है, इट मीन्स जो लैरिंग्स होते हैं अर्थात जो कंठ होता है उसके ठीक ऊपर, ठीक है, लैरिंग्स अर्थात कंठ के ठीक ऊपर जो है यह स्थित होती है। इसके अगर हम थोड़ा सा हल्का सा, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है पर अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, तो देखिए बच्चों, आपने थायराइड का डायग्राम जो है इस प्रकार से ये पढ़ रखा होगा कि कहाँ पर किस प्रकार से यह पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के माध्यम से इसका आइडिया दे रहा हूँ इसकी स्ट्रक्चर का कि इसकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से ये हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वह हमारे गर्दन के अंतर्गत, ठीक है, अर्थात हमारे गर्दन में जो ट्रैकिया और जो कंठ है उसके यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारी क्या पाई जाती है? ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये मैंने आपको बनाई है, तो ये तो क्या है बच्चों? हमारी कंठ की उपास्थि होती है। ठीक है, ये तो क्या है हमारे बच्चों? कंठ की उपास्थियां हैं और इस कंठ की उपास्थि के नीचे यहाँ पर जो ये आप लगभग तितली के आकार की संरचना आप देख रहे हैं, तो वो जो संरचना है या ये जो संरचना है, ये संरचना आपकी किसकी है बच्चों? थायराइड ग्रंथि की है। तो इसके आकार की जो तुलना की है वो दो संरचनाओं से की है। एक तो की है किससे? तितली। ठीक है, तो इसका आकार कैसा होता है? तितली के समान होता है। ठीक है, वह दूसरा जो है हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, इट मीन्स एच, तो एच आकार। तो इसका आकार हम यूं कहें कि किसका आकार कैसा होता है? या तो तितली के समान होता है, ठीक है, और या फिर ये कहें कि एच आकार की होती है। देखिए बच्चों, यहां हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत कि ये एच आकार की जो ग्रंथि है इसके अंतर्गत बच्चों क्या होती हैं? दो पाली होती हैं।
इट मीन्स लूप होते हैं। इंग्लिश में कहें तो क्या कहते हैं इनको अपन, लूप कहते हैं। ठीक है, लूप कहते हैं। तो एक ये हो गया आपका राइट लूप और ये हो गया इसका आपका बच्चों क्या, लेफ्ट लूप। ठीक है, तो दो लूप हो गए बच्चों इसके, राइट और लेफ्ट लूप। और इन दोनों लूपों को यहाँ जोड़ने वाला जो क्या कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, या हिंदी में कहे तो इसको अपन कहते हैं बच्चों संयोजक पट्टिका। ठीक है, संयोजक पट्टिका कहें। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक इसकी बाह्य संरचना मैंने आपको बताई है कि यह एच आकार की ग्रंथि जो है वह हमारे गर्दन में, ठीक है, जो हमारे श्वसन नली होती है उसके दोनों तरफ क्या राइट लूप और लेफ्ट लूप में पाई जाती है, या यूं कहूं कि दो लूपों वाली यह तितली के समान या एच आकार के समान की जो ग्रंथि है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसके और हम फीचर्स के बारे में बात करें तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया क्या कि ये दो लूप वाली होती है, इट मीन्स इसको कहते हैं वाई लूप्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, दो पालीय ग्रंथि होती है जिसका कि जो वेट है, इट मीन्स जो भार है, बाहर इसका बताया गया है 25 से 30 ग्राम। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और जिसका जो भार है वो लगभग कितना बताया गया है, 25 से 30 ग्राम तक बताया गया है। और इसकी एक खासियत और होती है बच्चों कि ये फीमेल के अंतर्गत, ठीक है, तो फीमेल अर्थात मादा के अंतर्गत या मादा में जो है ये तुलनात्मक, फीमेल में नर की तुलना में बड़े आकार की होती है। ठीक है, तो फीमेल्स के अंतर्गत तुलनात्मक तौर से अगर देखें तो मेल के क्या होती है, बड़े आकार की यह ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई बच्चों इसकी क्या एक तरह से सामान्य फीचर्स और इसकी पोजीशन अर्थात स्थिति कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वह कहाँ पर पाई जाती है और इसका आकार किस प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर हम इसके डेवलपमेंट की। ठीक है, आखिर इसका डेवलपमेंट अर्थात जो परिवर्धन है वह किस प्रकार से होता है। तो टॉपिक है हमारा का डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड के अंतर्गत सबसे पहली बात है कि यह जो ग्रंथि है वह डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कैसी होती है बच्चों, एंडोडर्मल होती है। ठीक है, क्या होती है, ये एंडोडर्मल होती है। इसका जो परिवर्धन है वह एंडोडर्म से होता है या एंडोडर्मल इसका परिवर्धन पाया जाता है। तो बात आती है किस प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों, इसका जो परिवर्धन है वह हमारी आहार नाल, ठीक है, हमारी जो आहार नाल होती है उस आहार नाल के ग्रसनी भाग जो होता है उस ग्रसनी भाग से इसका क्या होता है, परिवर्धन होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका परिवर्धन कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, आहार नाल के ग्रसनीय भाग से इसका परिवर्धन होता है। तो किस प्रकार से होता है इसका थोड़ा सा, ज्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों क्या होता है, शुरुआत में भ्रूणीय अवस्था के दौरान, ठीक है, कहाँ, भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है ये कि जो हमारी जीव होती है, ठीक है, जीव के जो अधर भाग होता है, ठीक है, जो आधारीय भाग होता है, जीव का जो आधारीय भाग होता है, आधारीय भाग में यह एक मध्यवर्ती, यह एक मध्यवर्ती प्रवर्ध के रूप में इसका परिवर्धन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका प्रारंभ कहां से होता है बच्चों, भ्रूण अवस्था में जीव के आधारीय भाग में एक मध्यवर्ती प्रवर्ध के रूप में इसका परिवर्तन होता है। ठीक है, जो कि आगे चलकर क्या होता है बच्चों कि यह एक खोखली नलिका के रूप में, ठीक है, क्या होता है कि शुरुआत में तो यह एक जीव के आधारीय भाग के अंतर्गत मध्यवर्ती प्रवर्ध के रूप में इसका परिवर्तन प्रारंभ होता है, लेकिन उसके बाद इसके हिस्टोलॉजिकल क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं जिससे कि यह क्या एक खोखली नलिका के रूप में परिवर्तित होती है और द्विपालीय, ठीक है, और धीरे धीरे करके यह क्या होती है, द्विपालीय
रूप में, ठीक है, द्विपाली रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका क्या है, थोड़ा सा बताया कि आपका इसका थायराइड ग्रंथि का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कहाँ पर होता है। अब हम इसकी बात करेंगे हिस्टोलॉजी, इट मीन्स इसकी आंतरिक संरचना। ठीक है बच्चों, तो हिस्टोलॉजी क्या है इसकी, तो हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। हिस्टोलॉजी क्या है, देखिए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मैं आपका इसका जो है हल्का सा डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, उससे अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, ये इसकी उपकलीय स्तर। अब देखिए इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कुछ संरचनाएं बना रहे हैं, और ये संरचनाएं जो हैं कहलाती हैं क्या, पुटिकाएं। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती हैं, पुटिकाएं कहलाती हैं, जिनको कि हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल सेल्स हैं ये, और इन फॉलिकल्स इस प्रकार से जो है बच्चों, ये अनेक इस प्रकार से फॉलिकल सेल्स जो हैं वो इसके आंतरिक संरचना के अंतर्गत उपस्थित होती हैं बच्चों। ठीक है, और इन फॉलिकल के ये फॉलिकल्स जो हैं जिस ऊतक के अंतर्गत, यहाँ संरचना के अंतर्गत पाई जाती हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों क्या, स्ट्रोमा। इट मीन्स स्ट्रोमा के अंतर्गत ये फॉलिकल, इट मीन्स पुटिकाएं पाई जाती हैं, और इन पुटिकाओं के बीच बीच में कुछ विशिष्ट अन्य कोशिकाएं भी यहाँ पर समूह के रूप में इस प्रकार से पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो समूह के रूप में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, ये कहलाती है सी सेल्स। क्या कहलाती है बच्चों, इनको क्या कहते हैं, इनको सी सेल्स, या इनका दूसरा नाम है क्या, पैराथायरॉइडिक सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, पैराथायरॉइडिक सेल्स। तो सी सेल्स समूह के रूप में पाई जाती हैं, साथ साथ में इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है बच्चों क्या पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां भी पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक रक्त परिवहन पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत ये क्या है, यहाँ पर रक्त वाहिनियां हैं। तो रक्त वाहिनियां और ये सी सेल्स और ये पुटिकाएं। अब देखिए बच्चों, ये पुटिकाएं जो होती हैं, इन पुटिकाओं के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकार का द्रव भरा हुआ होता है, जो कि कोलाइडल होता है। क्या होता है, तो उसको अपन यहाँ कहेंगे क्या, कि इनके अंतर्गत क्या भरा रहता है बच्चों, एक कोलाइडी द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है बच्चों, कोलाइडी द्रव भरा रहता है। और यह कोलाइडी द्रव का नाम क्या होता है, वो मैं आपको बता दूं, उसका नाम होता है इसका क्या, थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक है बच्चों, तो इस पुटिकाओं के अंतर्गत, इन पुटिकाओं के अंतर्गत कोलाइडी द्रव भरा होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, थायरोग्लोब्यूलिन होता है, जो कि एक प्रकार की क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है बच्चों, जो कि एक प्रकार की क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरह से इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में बताया है। और दोबारा एक बार हम बात कर लेते हैं कि देखिए बच्चों, जब हम थायराइड की यहाँ हिस्टोलॉजी अर्थात ऊतकीय संरचना के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके अंतर्गत जो मुख्य मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं, वो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जो थायराइड है, ये इसकी एक आंतरिक संरचना का प्रतिरूप है, और इस आंतरिक संरचना के प्रतिरूप के अंतर्गत जो मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं, वो ये है कि इसके अंतर्गत एक कई पुटिकाओं के समान संरचना पाई जाती है, जिनको अपन फॉलिकल्स कहते हैं। और इन फॉलिकल्स के अंतर्गत कोलाइडी द्रव भरा रहता है, और यह कोलाइडी द्रव होता है आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन, जो कि एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और इसके बीच बीच में, अर्थात इन पुटिकाओं के बीच बीच में एक अन्य कोशिकाओं का समूह भी पाया जाता है, जिन्हें अपन सी सेल्स कहते हैं।
और बीच बीच में यहाँ रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, और ये सारी जो संरचनाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं बच्चों, स्ट्रोमा के अंतर्गत उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो हुई इसकी क्या, थायराइड ग्लैंड की क्या हिस्टोलॉजी, इट मीन्स इसकी ऊतकीय संरचना। ठीक है, तो ये ऊतकीय संरचना जो है, इसके अंतर्गत मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर हम जानते हैं क्या कि थायराइड ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा दो हार्मोन्स का, ठीक है, किसका बच्चों, दो हार्मोन्स का स्त्रवन किया जाता है। तो दो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, एक कौन सा होता है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, और दूसरा होता है आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन और दूसरा कौन सा होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो बच्चों जो पुटिकाओं के द्वारा स्त्रावित किए जाने वाला हार्मोन होता है वो तो कौन सा होता है बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, और सी सेल्स के द्वारा स्त्रावित किए जाने वाला जो हार्मोन होता है वह कौन सा होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है। तो इस प्रकार से इसकी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत पाए जाने वाली ये जो दोनों संरचनाएं हैं, ये दो प्रकार के हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्त्रवन करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी क्या हुई, हिस्टोलॉजी हुई। अब देखिए थोड़ा सा हम इसकी कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं कि देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो थायरॉक्सिन क्या होता है, अपना हार्मोन होता है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन के अंतर्गत जो है, या थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के अंतर्गत जो है आयोडीन का मुख्य योगदान होता है बच्चों। ठीक है, किसका, आयोडीन का क्या होता है, मुख्य योगदान होता है। तो उसके अंतर्गत बताया गया है कि ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है यह है सर्वाधिक मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में आयोडीन का क्या करती है, संग्रहण करती है बच्चों। क्या करती है बच्चों, ये बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है, आयोडीन का संग्रहण करती है। और इसके अंतर्गत बताया गया है कि मनुष्य के अंतर्गत या मनुष्य के भोजन के अंतर्गत उपस्थित लगभग 100 से जो 500 ग्राम आयोडीन होती है उसको यह ग्रहण कर लेती है, और फिर प्रतिदिन जो है यह मनुष्य के अंतर्गत जो है रुधिर से 100 मिलीलीटर जो है, ठीक है, 100 मिलीलीटर प्रतिदिन जो है क्या करती है, ये अवशोषित करती है, नहीं सॉरी 100 नहीं, 120 ग्राम जो है वो आयोडीन को क्या करती है बच्चों, अवशोषित करती है, और पुनः वो जो है क्या करती है, 40 ग्राम को वापस रिटर्न कर देती है। कहने का मतलब ये क्या मतलब हुआ कि देखिए ये चीज हमारे जब समझ में आएगी जब हम आगे पढ़ेंगे संश्लेषण, क्या T3 T4 इट मींस थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण की या संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत वहां पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है कि यह 120 ग्राम आयोडीन क्या है, ग्रहण करती है रक्त में से, और वापस जो है 40 ग्राम उसमें क्या कर देती है, रक्त में छोड़ देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह है कि जो T3 T4 हमारा जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स के संश्लेषण के अंतर्गत आयोडीन का उपयोग होता है, तो वह आयोडीन को ग्रहण कहां से करती है, रक्त में से करती है, और फिर थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होने के बाद में जो रिसाइकिल होकर वो जो है 40 ग्राम के लगभग जो आयोडीन है वो पुनः रक्त के अंतर्गत छोड़ दी जाती है। तो जिसके दौरान जो है एक चक्र के रूप में वहां पर T3 और T4 हार्मोन्स का, इट मीन थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का क्या होता रहता है, संश्लेषण होता रहता है। ठीक है, तो आज जो है हमने आज देखा है थायराइड ग्लैंड की क्या सामान्य जानकारी, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और थायराइड ग्रंथि की क्या हिस्टोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए थायराइड ग्रंथि में इतना ही। कल इट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत अपन उपस्थित होंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।